चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ आई होप तुम लोग ने ये होमवर्क कर लिया होगा, कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का एंड फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। लिख के आए क्या सब लोग? ओके। कल अपन ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में अपन क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द टाइटल ऑफ यूनिट नंबर 3? अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहने से यहाँ पर अपन सेक्शन नंबर 10 को फॉलो कर रहे हैं, बराबर ना। सेक्शन नंबर 10 में अपन ने देखा था दैट देर आर 6 कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज होना चाहिए, फिर कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर क्या बोला है उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लास्ट क्या था? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब सुनो, ध्यान से देखना। यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन हो गया। यूनिट नंबर 1 में अपन ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देख लिया था। बाकी की 4 चीजें अपन यहाँ पर देख रहे हैं: कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। याद आया? सेक्शन 10 6 कंडीशंस थी। अब उसमें सबसे पहले अपन ने ये देख लिया था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद अपन ने फ्री कंसेंट स्टार्ट किया था। फ्री कंसेंट कब नहीं होता है? जब कोercion होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। ये 4 तक मैंने कल करवाया था। आज अपन सबसे पहले मिस्टेक पढ़ेंगे, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, और ये 2 पार्ट कंप्लीट करके अपना यूनिट नंबर 3 भी हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ। मिस्टेक। अब देखो, मिस्टेक का ना चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मिस्टेक में क्या बोला है? या तो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, ठीक है, एंड या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। मुझे एक बात बताओ, व्हेन आई यूज द वर्ड मिस्टेक ऑफ लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ? हाँ, मतलब कानून को हम लोग ने इंटरप्रीट मतलब एक सही तरीके से नहीं किया, बराबर। एक काम करो, सुनो, पहले समझो मिस्टेक क्या होता है। मिस्टेक का मतलब है कोई भी ऐसा इनोसेंट या एरनेस बिलीफ जिसके वजह से दूसरी पार्टी उसको मिसअंडरस्टैंड करती है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी उसको क्या करती है? मिसअंडरस्टैंड करती है। अब मिस्टेक या तो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ में भी फर्दर उन लोग ने क्लासीफाई किया है इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ ना मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मतलब क्या होता है? अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू गेट एनी रिलीफ ऑन द ग्राउंड दैट इट हैड डन अ पर्टिकुलर एक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में बोला है कि ड्रग्स का बिजनेस करना बैंड है, और फिर भी तुम कर रहे हो ड्रग्स का बिजनेस, तो कहना से ये क्या हो जाएगा? मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A and B entered into a contract on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. Can I say ये contract is not voidable? voidable का ऑप्शन ही नहीं है। जैसे सपोज ए और बी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ड्रग्स बेचने का, ठीक है, तो वो तो अलाउड ही नहीं होता है, बराबर। तो कहना है से इट इज ऑलरेडी अ void ab initio, so hence it is not a voidable contract। समझ में आया मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ? दूसरा, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। सच अ मिस्टेक इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द अग्रीमेंट इन सच अ केसेस। अब ये जो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है ना, इसी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी बोला गया है। फैक्ट्स क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्ट्स? फैक्ट्स में ना 2 टाइप की मिस्टेक होती है, एक तो यूनिलैटरल होती है और एक बायलैटरल। पहले समझो, यूनिलैटरल मतलब क्या? आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन में मिस्टेक हो गई, या तो कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट सही नहीं है। आइए अपन एक एक चीज पढ़ेंगे। बायलैटरल मिस्टेक मतलब क्या? सब्जेक्ट मैटर में कुछ गलती है, या तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। अब सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? क्वालिटी सही नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, टाइटल नहीं है, प्राइस नहीं है, मतलब प्राइस गलत हो सकती है, क्वांटिटी गलत हो सकती है, लीगल या फिजिकल गलत हो सकती है, ठीक है। ये सब क्या है? तुम्हारे मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखी रहती है उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब तक तुम लोग को पता चला मिस्टेक मतलब क्या? मिस्टेक मतलब कोई भी इनोसेंट या एरनेस बिलीफ जिसके वजह से दूसरी पार्टी उसको मिसअंडरस्टैंड करती है, दूसरी पार्टी उसको क्या करती है? मिसअंडरस्टैंड। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अपन ने देखा मिस्टेक ऑफ लॉ इज बेसिकली मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है।
और वहां पर तुम छूट नहीं जाते क्योंकि तुम इंडिया में हो, तो इंडियन लॉ तो तुमको पता ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब उसके अंदर बायलैटरल, बायलैटरल मतलब क्या कि सुनना ध्यान से, व्हेन बोथ पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी फैक्ट गलत अगर हुआ तो उसमें दोनों की मिस्टेक है, दोनों पार्टीज, द पार्टी गिविंग द ऑफर एंड द पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब वहां पर कैसे होता है कि जो भी अग्रीमेंट जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलैटरल है, दोनों की गलती है, तो वैसे अग्रीमेंट को वॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब बायलैटरल मिस्टेक क्या क्या हो सकती है? देखो, क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बराबर, जो भी सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर, समझा? एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सपोज किसी ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करे वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब चीजों की अगर गलती होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायलैटरल मिस्टेक। क्या बोलते हैं? बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मियरली, अगर यूनिलैटरल मतलब एक ही पार्टी ने गलती की है, ठीक है, तो कहने से वो वॉइडेबल होगा क्या? नहीं, वो वॉइडेबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का? सी, इसको लिखने का कोई सेंस नहीं क्योंकि ये पूरा चार्ट जो है ना, ये चार्ट में ही सब कुछ आ गया तुम्हारा मिस्टेक। इज दिस क्लियर? सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस एनीवेज बिकॉज यू कैन जस्ट सिंपली रीड दिस एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो नोटबुक में लिख देना फॉर मिस्टेक रिफर मॉड्यूल, पेज नंबर कौन सा है? 2.72 एंड 73। नोट कर लो उधर नोटबुक में। तुम लोग को ये सब मिस्टेक्स का इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, सिर्फ तुम लोग को कितना समझना है कि मिस्टेक क्या होती है, कोई भी ऐसी गलती, ठीक है, जिससे सामने वाला पार्टी मिसअंडरस्टैंड करें। अब मिस्टेक में क्या होता है? एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होता है। जब मैं बोलता हूँ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ तो उसको मिस्टेक ऑफ लॉ बोलते हैं। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। उसमें भी दो ऑप्शन है, एक है यूनिलैटरल और एक है बायलैटरल। बायलैटरल मतलब क्या? दोनों पार्टी से कुछ गलती हो गई तो कहने से वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइड। अब देखो बायलैटरल में किस किस चीजों की गलती होती है? या तो क्वालिटी की होगी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस या क्वांटिटी की गलती होगी। एंड यूनिलैटरल मतलब क्या? एक ही पर्सन ने गलती किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? एग्जाम में मिस्टेक पूछते भी नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अंडरस्टूड? लिख दिया तुम लोग ने नोट्स में, रिफर पेज नंबर 2.72 एंड 73, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये इंपॉर्टेंट है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। मतलब जो भी चीज का तुम अग्रीमेंट बना रहे हो, ध्यान से सुनो मुझे, देखो, जिस भी चीज का तुम अग्रीमेंट बना रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस वो लीगल होना चाहिए, साथ ही साथ कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं जिसमें मेरा पर्पस है कोई इलीगल काम करना? किसी का खून करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं। अच्छा, इन कंसिडरेशन क्या मैं किसी को बंदूक गिफ्ट कर सकता हूं? या मैं गिफ्ट नहीं, सॉरी, बंदूक दे सकता हूं, ड्रग्स दे सकता हूं? नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। एंड उसका कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए या लॉफुल होना चाहिए। इज दिस क्लियर? सो देखो, विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड दोज विच आर नॉट, ठीक है, ये कहां पर बताया है? सेक्शन नंबर 23 में बताया है। सबसे पहले इन लोगों ने क्या बोला है कि व्हेन अ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय फोरबिडन बाय लॉ? कानून ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है या कानून ने बोला है कि ये नहीं चलेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, यू नो ना व्हाट इज अ सिंगल यूज प्लास्टिक, वो बैन कर दिया है। तो क्या सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट इज फोरबिडन बाय लॉ। इट इज फोरबिडन बाय, अगर सपोज, तुमको तो पता ही होगा, सब्जी वाले भी छुप छुप के वो प्लास्टिक का थैली देते हैं, पता है ना, जिसमें अपन सब्जी वगैरह, ऐसे तो खुलेआम देते हैं, बट अदरवाइज जब कोई घूमने आता है ऑफिसर वगैरह, सो इट इज लाइक वो उनको पेनल्टी देगा। जैसे पता है पहले भी कैसा होता था, अगर तुमने मास्क नहीं पहना और किसी ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, किसी भी ऑफिसर ने पकड़ा, तो पेनल्टी होती थी 500 रुपए की। फिर भी लोग बिना मास्क के घूमते थे ना।
तो इट इज लाइक फोरबिडन बाय लॉ बोला है। तो कॉन्ट्रैक्ट ना, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, प्लास्टिक के रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही इन लोग ने क्या बोला है कंसिडरेशन भी वैसा नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता विच इज मतलब एक्सप्रेसली फोरबिडन बाय लॉ, मतलब कानून में लिखा है कि इस चीज का ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इसको ना ही कंसिडरेशन के तरीके यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एक फादर है, वो अपनी अपने एक 17 साल के लड़के का शादी करवा रहे हैं एंड उसके लिए उसने क्या लिया, डाउरी लिया। अब मुझे एक बात बताओ, डाउरी इज फॉरबिडन बाय लॉ, बराबर। सच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस इन इंडिया बिकॉज दो रीजन है, एक तो डाउरी भी गलती की और 17 साल की उम्र में लड़के की शादी नहीं हो सकती, उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स, एंड डाउरी इज नॉट परमिसिबल इन द इंडियन लॉ। तो कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी इनवैलिड है, मतलब फॉरबिडन बाय लॉ है, एंड साथ ही साथ कंसिडरेशन भी फॉरबिडन बाय लॉ है। समझ में आया तुम लोग को पक्का? सो देखो क्या बोला है, एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट। तुमको पता है डाउरी के केस में कितने सारे लोग जेल में जाते हैं, एज वेल एज दोज प्रोहिबिटेड बाय रेगुलेशंस। जैसे प्लास्टिक का जो एग्जांपल दिया था वो क्या है, प्रोहिबिशन है। प्लास्टिक इज व्हाट, प्रोहिबिशन। क्या सारे पूरे इंडिया में प्लास्टिक बैन है? नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में प्रोहिबिट किया है। जैसे गुजरात में और यूपी में दारू बैन है, फिर भी दारू पीते हैं। हाँ, बिहार फिर भी दारू तो पीते हैं ना, ठीक है। और ऑर्डर्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर। इज दिस क्लियर एवरीवन? पहला पॉइंट तुम लोग को समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब देखो, पहला तो क्लियरली बोल दिया कि लॉ में अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर हमने ये ऑब्जेक्ट या ये कंसिडरेशन को परमिशन दे दिया तो पूरा कानून बनाने का जो अल्टीमेट पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा। अल्टीमेट पर्पस क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एज एस्टेट इज सोल्ड फॉर अरियर्स ऑफ रेवेन्यू। अरियर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या, कि सपोज अगर उसने बहुत टाइम से किसी को बोलते हैं ना पैसा नहीं दिया था तो उसकी जायदाद बेच दी, ठीक है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बाय विच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेसिंग द एस्टेट, ठीक है। बी अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए बिकम्स द परचेजर। अब बी को प्रोहिबिट किया है ना, बराबर, फिर भी उसने क्या किया, ए के साथ मिलके वो जो जायदाद थी वो खरीद ली, एंड अग्रीज टू कन्वे द एस्टेट टू ए अपॉन रिसीविंग फ्रॉम हिम द प्राइस विच बी हैज पेड। द अग्रीमेंट इज वॉइड एज इट रेंडर्स द ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट अ परचेज बाय द डिफॉल्टर। डिफॉल्टर किसने किया था, ए ने डिफॉल्ट किया था, ठीक है, एंड वुड सो डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। इसका सिंपल मतलब बताओ तुम लोग को। देखो यहाँ पर भी लिखा है, क्या बोला है, अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसे नेचर का है जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली क्या करता है, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर देता है, तो इन सच केस द अग्रीमेंट इज वॉइड। इन सच केस द अग्रीमेंट इज वॉइड। जैसे एक सिंपल बात बताते हैं कि डाउरी लेना, सीधा सीधा डाउरी लेना इज बैंड, बट सपोज वो लोग क्या करते हैं कि आईफोन गिफ्ट कर देते हैं, गिफ्ट बोल के देते हैं, ठीक है, नया घर दे देते हैं गिफ्ट बोल के, ठीक है, या तो फिर गाड़ी दे देते हैं गिफ्ट बोल के, तो अल्टीमेटली प्रोविजंस तो डिफीट हुए ना लॉ के। मतलब क्या सीधा कान नहीं पकड़ो, उल्टा घुमा के पकड़ो, फिर भी गलती तो हुई ना, लॉ के सारे प्रोविजंस तो डिफीट हो ही गए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है कि द कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसे है जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट करे। प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट करे मतलब क्या, कानून में जो लिखा है उसका उल्टा किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखो तो भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। वो एग्जाम्पल इतना घुमा घुमा के दिया है ना, इट इज लाइक कि अगर जो डिफॉल्टर है वो कैसे वापस से प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, वो चीज वाला एग्जाम्पल था। सो तुम यहाँ पर क्या याद रखोगे, इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट ऐसे नेचर का है जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है, उसको क्या बोला जाता है, वॉइड। सो देखो पहले दोनों पॉइंट ना क्लियर है। फॉरबिडन बाय लॉ है तो वैसा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं चलेगा। दूसरे में क्या बोला है, जो प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा है वैसा भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं चलेगा।
ये दोनों पॉइंट समझ में आए पक्का? यस और नो? पहले एक काम करो, इसको लिखो, हेडिंग दे दो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। उसके अंदर पहले 2 पॉइंट लिखो, जितना मैंने हाईलाइट किया उतना लिखो। और वो जो एग्जाम्पल है ना, ये सेकंड पॉइंट का, वो कट कर देना, वो एग्जाम्पल मत पढ़ना, तुम्हें भूमि का तो आ जाएगा। मिस्टेक में बोलूँगा तो लिखा नहीं है, डन। अपन क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर वी स्टडीइंग? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। टोटल इसके अंदर ना 9 पॉइंट्स है,
कि कब कब ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लीगल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर फोरबिडन बाय लॉ है तो वो लीगल नहीं होगा। दूसरा अपन ने देखा कि अगर वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है तो वो लीगल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो लिखा है ना बड़ा ही सिंपल है कि भाई जहां पर फ्रॉड है, मतलब क्या कि कोई भी फ्रॉडुलेंट अग्रीमेंट या जो फ्रॉड को प्रमोट करता है वो भी कैसे होते हैं, इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होता है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर इंजरी हो रही है किसी भी इंसान को या प्रॉपर्टी को, मतलब हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट है कि किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो या किसी इंसान को, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष को टपकाने का अग्रीमेंट किया, मैंने आदित्य को बोला आदित्य मैं तुझे 50 लाख रुपए देता हूँ, हर्ष को उड़ा दे। ठीक है, सो कहने से ये किसी एक पर्सन को इंजरी करने के लिए, मतलब एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल माना जाएगा या अनलॉफुल माना जाएगा, एंड उसके लिए जो मैं उसको 50 लाख रुपया दे रहा हूँ वो भी एक अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, व्हेन द कंसिडरेशन इज इमोरल। इमोरल मतलब क्या, देखो ये देखो एग्जांपल बहुत मस्त है। ए आस्क बी इफ यू अरेंज अ गर्ल फॉर मैरिज विथ मी आई विल गिव ₹50,000। अरे ये कोई मतलब ईमान धर्म नाम की भी कोई चीज होती है ना। सो जहां पर कंसिडरेशन इमोरल है तो वैसे भी टाइप के अग्रीमेंट्स को कैसा बोला जाता है, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स या अनलॉफुल कंसिडरेशन। इज दिस क्लियर? एंड 6 पॉइंट क्या बोला है, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या, इसको अपन एक वाइडर सेंस में समझते हैं। कौन से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे सपोज मैं किसी एक दुश्मन देश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग विद एन एनिमी। ट्रेडिंग विद एन एनिमी मतलब क्या कि अगर मैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान के किसी एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एनिमी नेशन है। ठीक है, सो इन सच केस आई एम डूइंग एन एक्ट विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, या मैं चाइना के साथ या तो फिर कोई भी दूसरा एनिमी नेशन के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, ट्रेडिंग विद एन एनिमी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कहने से वैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, वॉइड, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ही क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑब्जेक्ट क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इज दिस क्लियर? अच्छा, बट सपोज जब वो लोग हमारे वापस से फ्रेंड्स बन गए अभी एनिमी है, जब वापस से फ्रेंड्स बन गए और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो चलेगा? यस, तो चलेगा। आर यू गेटिंग इट? सो अगर कोई देश के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, इन दैट फेज आई कैनॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। वाई? बिकॉज इट विल बिकम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बट जब वापस से सब सुलह हो गई, पैचअप हो गया, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं उनके साथ ट्रेड करता हूं तो वो चलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्या बोला है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इसका मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। When I talk about stifling prosecution, इसका मतलब होता है an agreement to present proceedings already instituted from running their normal course using force। इसका मतलब क्या होता है, it tends to be a perversion or an abuse of justice। यहाँ पर क्या होता है, abuse of justice होता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत मस्त है ये। Thus such an agreement is void। अब देखो प्रिंसिपल क्या बोलता है, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी। इसका मतलब क्या, कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल। मतलब देखो आईपीसी तुम्हारा इंडियन क्रिमिनल कोड का जो प्रोसीजर है वहां पर क्या बोला है, अ स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल मिलती है। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल मतलब क्या कि यहाँ पर तुमको कोई बेल नहीं मिलेगी। एन अग्रीमेंट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सच ऑफेंस विथ और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब तुम जानबूझ के क्या कर रहे हो, कोई प्रोसीडिंग, तुमने अगर किसी के अगेंस्ट केस किया और तुम उसको छोड़ रहे हो, तुम उस केस को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। एज द केस में बी इन कंसिडरेशन द अक्यूज प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग फॉर द कंप्लेनेंट। एक सिंपल एग्जाम्पल दूं क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, आदित्य की जो BMW है ना उसको मस्त ठोक दिया था और उसको बड़ा सा खर्चा आया था, सपोज 5 लाख का।
तो आदित्य ने ना मेरे ऊपर केस किया था, ठीक है। अब मैं आदित्य को क्या बोलता हूँ, एक काम कर आदित्य, मैं 5 लाख नहीं, मैं तुझे 3 लाख देता हूँ, बट तू मेरे अगेंस्ट केस मत कर। तुम लोग ने देखा रहेगा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कैसे वो केस कैसे दब जाते हैं, ठीक है, कि वो केस कभी पूरे कंप्लीट नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे टाइप का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, कैन आई से दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? आर यू गेटिंग इट? सपोज मैंने क्या किया, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आदित्य का एक कुत्ता था, ठीक है, वो कुत्ते को मैंने गाड़ी से उड़ा दिया। अब मैंने आदित्य को बोला, देख तुझे तो नहीं मारा ना मैंने, ठीक है, तो एक काम कर, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, तू मेरे अगेंस्ट कोई भी केस मत करना, बराबर। तो कंप्लेनेंट को फंसाया, मतलब मैंने, इज द कंप्लेनेंट नो, यस और नो, मैंने उसको रिश्वत दे दी। तो वैसे टाइप के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। समझ में आया? वैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड एब इनिशियो। इज दिस क्लियर? अब देखो एक और एग्जांपल दिया है, भले ही ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चलते। Thus, where A agrees to sell certain land to B in consideration of B, abstaining from taking criminal proceedings against A, मतलब क्या, B अगर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगा तो वो बेचारा जेल में जाएगा, उसके बदले B क्या ले रहा है, उसके पास से कोई जमीन ले रहा है, ठीक है। With respect to an offense which is compoundable, the agreement is not opposed to public policy, but it is otherwise if the offense is uncompoundable। मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बट स्टिल इट इज वॉइड। बट अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंस रहेगा तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आए? ये थोड़ा डिफिकल्ट है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, बट यू विल रीड इट अगेन, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। एक काम करो, पहले तुम लोग ने कहाँ तक लिखा था, सेकेंड पॉइंट लिखा ना, तीसरा पॉइंट लिखो, व्हेन इट इज फ्रॉड्यूलेंट, सिर्फ हेड पॉइंट लिखो। ये तो ये पूरा लिख ही दो, अग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड आर वॉइड। फिर चौथा पॉइंट लिखना, द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल as it involves injury to the person or property of another। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखा। तीसरा पॉइंट क्या लिखा तुम लोग ने, व्हेन इट इज फ्रॉड्यूलेंट। चौथा पॉइंट लिखा, व्हेन इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। ए इंजरी का मतलब क्या होता है, कोई भी गलत काम, क्रिमिनल ऑफेंस भी आता है उसमें। समझ में आया? पांचवा पॉइंट लिखो, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। कंसिडरेशन इज इमोरल। फिर छठा पॉइंट जो है ना, उसमें पहले लिखो व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और उसके नीचे ऐसा चार्ट बनाओ जो मैं बना रहा हूं ना। नहीं चार्ट मत बनाओ, 9 पॉइंट है, कितने एरोस करोगे। सीधा हेडिंग दे दो, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और उसके अंदर टोटल तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना नंबर 1, 6 पॉइंट में नंबर 1 लिखो, ट्रेडिंग विथ एनिमी। नंबर 1 लिखो, ट्रेडिंग विथ एनिमी। लिखो वॉइड, वॉइड
और ब्रैकेट में लिखना इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ वॉर। मतलब फिर वापस से जब दोस्ती हो जाएगी उसके बाद उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। समझ में आया? अब ये जो सेकंड है ना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, तुम हेडिंग दे दो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। इसको ना पहले मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑफेंस आते हैं। जो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल है ना, वो मैं लिखवाता हूँ। हेडिंग दिया स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, उसके अंदर पॉइंट ए लिखो, पॉइंट ए लिखो कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस, डैश करके लिखना लेस सीवियर क्राइम्स, लेस सीवियर क्राइम्स। मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी का वॉलेट चुराया, ठीक है, और उसमें से 500 रुपये निकले। गरीब इंसान का वॉलेट चुराओगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो 500 रुपये निकले तो क्या कि बहुत बड़ी चोरी की तुम लोग ने? नहीं। तो इसकी क्या तुमको क्या जेल की सजा होगी? नहीं होगी ना। 500 रुपये ठीक है, कोई बड़ा चोरी नहीं किया है। सो ये क्या है, लेस सीवियर क्राइम है, मतलब इसके लिए तुमको जज माफ़ी दे सकता है। बट सपोज तुमने वॉलेट चुराया, आईफोन चुराया, ठीक है, और साथ ही साथ तुमने वो आदमी को मारा भी बहुत ज़्यादा, तो कितनी सारे आईपीसी के धारा लगेगी तुम पे। इन दैट केस तुमको 10 साल की जेल की सजा होगी। पता है तुम लोग को? जब तुम किसी को मारते हो, फिजिकली यू हिट समवन, ठीक है, और उसको खून आता है अगर, या तो उसको कोई मेजर इंजरी होती है, साथ ही साथ तुम उसकी चीज़ों को चोरी कर लेते हो, और अगर मतलब दोनों एक साथ तुमने किया तो 10 साल जेल में बैठोगे तुम लोग। तो तुम्हारे ऊपर 3-4 सेक्शन लगते हैं। मुझे याद नहीं, मैंने जब लॉ में पढ़ा था ना तब हम लोग को ये सब सिखाते थे, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में। अब ऐसे ऑफेंस को कंपाउंडेबल नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है आप जेल में मत जाओ, आप घर पे बैठो, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि तू सिर्फ चोर नहीं, तू कातिल भी है, बराबर कि नहीं? सो यू आर अ क्रिमिनल। वो फिर ऐसा कोई, देखो तो 2 टाइप के ऑफेंस होते हैं, हमेशा याद रखना। कंपाउंडेबल मतलब जिसमें माफ़ी मिलती है, वो लेस सीवियर क्राइम्स होते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल मतलब उसमें माफ़ी नहीं मिलती, वो क्योंकि वो सीवियर क्राइम्स होते हैं। इज दिस क्लियर? तो सपोज अगर मैंने सिर्फ आदित्य का वॉलेट चुराया और उसमें से 500 रुपये निकले, तो क्या वो कंपाउंडेबल हो गया, नॉन कंपाउंडेबल? कंपाउंडेबल, छोटी सी चोरी है। बट सपोज मैंने आदित्य का वॉलेट चुराया, उसका फ़ोन चुराया, उसको मारा, ठीक है, तो क्या वो कंपाउंडेबल हो गया, नॉन कंपाउंडेबल? नॉन कंपाउंडेबल। इज दिस क्लियर? तुम लोग ने क्या लिखा अभी? कंपाउंडेबल ऑफेंस। क्या लिखा? लेस सीवियर ऑफेंस लिखा ना? हाँ, लेस सीवियर क्राइम्स। उसके नीचे लिखो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, मोर सीरियस क्राइम्स and the charges against the accused, charges against the accused cannot be withdrawn, ठीक है। अब लिखो तुम लोग स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इट इज एन अग्रीमेंट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इट इज एन अग्रीमेंट to persuade a victim not to prosecute। मैं इधर से नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये बहुत अजीब तरीके का डेफिनेशन दिया। not to prosecute or continue a prosecution not to prosecute or continue prosecution against an accused
against an accused in exchange for some consideration, full stop. It is an abuse of justice and therefore void and illegal लिख दो, and therefore void and illegal. अब सुनना, ये हो गया तुम्हारा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है। यहां पर जो है ना, ये इतना कंफ्यूजिंग है, तुमको जिंदगी में याद नहीं रहेगा, ठीक है। बट मैंने इसी को सिंपल वर्ड्स में लिखा है तुम लोग को। अब देखो नीचे ऊपर मैंने तुम लोग को कंपाउंडेबल ऑफेंस बताया, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। मुझे एक बात बताना, विल अ कंपाउंडेबल ऑफेंस बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो लिखो कंपाउंडेबल ऑफेंस डैश करके लिखना, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अच्छा, कभी कभी नॉन कंपाउंडेबल को ये लोग अनकंपाउंडेबल भी बोलते हैं, जब दोनों एक ही, अन एंड नॉन इज वन एंड द सेम। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस डैश करके लिखो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पहले दो पॉइंट अच्छे से समझ में आए तुम लोग को, पक्का आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मतलब मुझे ना हर्ष से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आदित्य को, एक काम कर आदित्य, मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ, तू हर्ष के ऊपर ना कोई भी झूठा केस कर ले और उसको जेल में बिठाएंगे, चक्की पिसवाएंगे, ठीक है। तो मतलब तेरा एक्चुअली उससे कोई पंगा ही नहीं है, फिर भी तू उसके ऊपर केस करे जा रहा है, मतलब केस चालू रख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। इसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। सो देखो, इट इज एन अग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रॉमिसेस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। बराबर? क्या मतलब आदित्य को तो हर्ष से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी वो उसके अगेंस्ट केस कर रहा है, क्यों? मैं बोल रहा हूँ इसलिए। तो कहने से दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तीसरा पॉइंट लिखो मेंटेनेंस। तीसरा पॉइंट लिखो मेंटेनेंस। It is an agreement in which a person promises to maintain a suit in which he has no interest. समझा? अब चैम्पर्टी मतलब क्या होता है? देखो, जब मैंने आदित्य को बोला कि मैं तुझे पैसे देता हूं और तू हर्ष के ऊपर केस कर, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। उसको क्या बोलते हैं? अब दूसरा क्या हुआ पता है? आदित्य ने ऑलरेडी हर्ष के ऊपर केस किया था। आदित्य बोलता है सर आप मेरा साथ दोगे, मतलब कि आप गवाह बनोगे या कुछ भी, फॉर एनी सम और द अदर रीजन, ताकि हर्ष को फंसा के हम उससे जो भी पैसा लेंगे ना, उसमें से मैं आपको थोड़ा पैसा दे दूंगा, ऐसे आदित्य ने मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है, अगर किसी को फंसाने से पैसा मिलता है तो क्या ही बुरा है ना, बराबर। तो सपोज आदित्य ने हर्ष के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, कुछ भी किया, उससे अगर उसको 1 लाख रुपए मिले एज अ कॉम्पेंसेशन या वट एवर इट इज, उसमें से आदित्य ने मेरे को 20,000 रुपए दिए, तो मेरा तो फ्री में 20,000 हो गया ना काम। इसको बोलते हैं चैम्पर्टी। इसको क्या बोलते हैं? चैम्पर्टी। तो चैम्पर्टी का मतलब क्या होता है? देखो,
इट इज एन अग्रीमेंट इन विच अ पर्सन अग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन। मैंने आदित्य को क्या किया, लिटिगेशन में हेल्प किया। इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस, उसने मेरे को क्या प्रॉमिस किया, मैं आपको 20,000 दूंगा टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। समझ में आया तुम लोग को? तो चैम्पर्टी और मेंटेनेंस में फर्क है। मेंटेनेंस में मैं उसको सामने से बोल रहा हूँ मैं तेरे को पैसा देता, इसके ऊपर केस कर, और चैम्पर्टी में क्या करता है, वो मेरा हेल्प लेकर रिटर्न में मेरे को कुछ पैसा देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों चीजें अलग अलग है, बट दोनों ही करना क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एंड इट इज वॉइड एंड इलीगल, क्योंकि एक ही बंदे को फंसा रहे ना। ठीक है, चलो लिखो चैम्पर्टी। ये एग्जाम में आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया इसमें कंफ्यूज होती है। तुम लोग को समझ में आया? मेंटेनेंस मतलब क्या, कि तुम बोल रहे हो किसी को कि तू इसके ऊपर केस कर, और चैम्पर्टी मतलब क्या, वो तुम्हारी मदद लेकर सामने वाले को फंसा रहा है। Is this clear? Maintenance and chambers is clear, guys? So समझा तुझे? क्या समझा? मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में क्या फर्क है? सत्यम तुझे क्या समझा? याद रखो, मेंटेनेंस में वो बंदा केस करता है जिसका एक्चुअली सामने वाले से पंगा नहीं है, और चैम्पर्टी में वो क्या करता है, दूसरों की हेल्प लेकर उसको वादा करता है कि मैं तेरे को पैसा दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ तू वही बोला, बट तेरा बोलने का तरीका ही अलग था, तो हम लोग को समझ में ही नहीं आया। मैं ये चाहता था तू ये बोले कि मेंटेनेंस में ऐसा होता है कि दो बंदों के बीच में केस चल रहा है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इधर क्लियर वर्ड क्या है, सूट, मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। क्या आदित्य को कोई इंटरेस्ट था क्या हर्ष के ऊपर केस करने का? फिर भी उसने किया, क्यों? क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए। ठीक है, समझ में आया क्या गाइस? और यहाँ पर चैम्पर्टी में क्या होता है, अग्रीज टू असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प अनदर इन लिटिगेशन। चलो नेक्स्ट इज ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल। ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर नहीं है। अब सुनो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हरीश पेड 15,000 टू द ऑफिसर टू गिव हिज सन द जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। पता है पहले बहुत ही होता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर वो लोग चाहते हैं कि अपने बेटे को, भतीजे को, किसी को भी अगर जॉब दिलाना है ना, वो लोग पैसा देते हैं। तुमको क्या लगता है, ये जो हवालदार रहते हैं ना, हवालदार नहीं मतलब ट्रैफिक पुलिस, उनको भी ना एरिया वाइज उनको थोड़ा पैसा खिलाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको प्रीमियम जगह पर खड़ा रहना है, तुमको पता है ना, हर एक ट्रैफिक पुलिस का एक एरिया रहता है, वो उतने में घूम सकता है। सपोज अगर मैं बोरीवली में हूँ तो मैं चर्चगेट जाके उधर रोड पे काम नहीं कर सकता, ड्यूटी असाइन की है तो वही एरिया में रहना पड़ता है। गार्डन नहीं है ना कि कहीं भी घूमो, बराबर। तो अगर उनको अच्छी अच्छी जगह पर, क्योंकि देखो जैसी उनकी पोस्टिंग रहेगी उस हिसाब से सैलरी रहता है, तो वो लोग क्या करते पता है, पैसा खिलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफेंस एंड टाइटल। टाइटल मतलब क्या, उनको एक पोजीशन चाहिए था, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, पैसा खिलाया। तो कहने से वैसे अग्रीमेंट भी कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, वॉइड। इज दिस क्लियर? एंड इट इज अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी। अंडरस्टूड गाइस? चलो लिखो, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफेंसेस एंड टाइटल्स। डैश करके लिखना। इट इज अपोजिट टू
sorry, it is opposed to public policy. It is opposed to public policy as it interferes with the appointment of a person best qualified for the service of the public. ठीक है। फिर नेक्स्ट तो बड़ा ही सिंपल है, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जहां पर मोनोपोली क्रिएट करने का इरादा हो वो भी कैसा होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब कोई अगर मोनोपोली, जैसे सपोज एयरटेल और जियो मर्ज हो जाते, बराबर, तो वोडाफोन आइडिया तो रहेगा ही नहीं, BSNL तो है ना, बराबर है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जियो का एक तरह से मोनोपोली हो जाएगा। तो वैसे अग्रीमेंट भी कैसे होते हैं, वॉइड। फिर क्या बोला, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर देखो, पता है बहुत सारे ऐसे मैरिज ब्यूरो है, ठीक है। मैरिज ब्यूरो मतलब क्या, शादी.com वगैरह, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम तुम दोनों की शादी करवा के रहेंगे, नहीं। सो देखो, एन अग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, बराबर। जैसे एन अग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर टू प्रोक्योर अ वाइफ इज अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी, बराबर, कि मेरे लिए वाइफ लेकर आओ, मैं तुमको पैसा देता हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैरिज ब्यूरो का काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, पूरी की आगे की बातचीत वो लोग दो जन पार्टीज खुद से खुद करेंगे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला, इंटरफियरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब क्या, कि जहाँ पर तुम किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के साथ, जज के साथ अगर तुम कोई भी बोलते हो ना अग्रीमेंट वगैरह करते हो, ठीक है, मतलब जिसमें पैसे खिला दिए और जजमेंट बदलवा दी, वर्डिक्ट बदलवा दिया, तो ये कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। इज दिस क्लियर, वाई, बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। समझ में आया क्या, अंडरस्टूड गाइस, ओके। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तुमने ये भी अगर किया कि जो बोलते हैं ना विटनेस होता है, विटनेस को भी अगर तुमने पैसे खिला दिए और स्टेटमेंट बदलवा दी, तो वो भी क्या होता है, जस्टिस के साथ तुमने खेला, इसलिए वो भी अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। समझ में आया क्या, मतलब देखो किसी को बोल दिया कि नहीं तू कोर्ट में आना ही मत, आज हियरिंग है, तो वैसे भी अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। समझ में आया गाइस, ओके। सो जस्टिस के साथ अगर खिलवाड़ किया तो वो भी अग्रीमेंट वॉइड होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, जैसे देखो, एन अग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल्स कंसेंट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड। या दूसरा एग्जांपल देखो, ए हु इज अ मैनेजर ऑफ अ फर्म agrees to pass a contract to X if X pays to A rupees 2 lakh privately। मतलब देखो ना, किसी को एक ऑब्लिगेशन में डालना, जैसे सपोज मैं ICAI का ना प्रेसिडेंट हूँ, अब मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर वगैरह सब रहेगा, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ होता नहीं, बट सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरे को ना हर्ष नहीं, ध्रुव बोलता है, सर मैं ना आपको 5 लाख रुपया दूंगा, आपको मेरे को फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के जो अटेम्प्ट में देने वाला रहेगा ना, उसके आपको मुझे क्वेश्चन पेपर सप्लाई करने पड़ेंगे ताकि मैं पास हो जाऊँ। अब अगर ऐसा मैंने ले लिया और फिर ध्रुव पास भी हो गया, तो कहना इससे मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन एन इंटरेस्ट अगेंस्ट एन ऑब्लिगेशन, मतलब पैसे खाना, ब्राइबरी वगैरह सब होता है, रिश्वत लेना। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। कंसिडरेशन लॉफुल, अनलॉफुल इन पार्ट। व्हाट डू मीन बाय अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा कंसिडरेशन नहीं। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, सच अग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब क्या, जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे बट उसमें से कोई एक का कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ, या तो फिर कंसिडरेशन लॉफुल है बट कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट वॉइड हो गया, मतलब अनलॉफुल हो गया, तो अल्टीमेटली अग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड होता है।
इज दिस क्लियर गाइस? अल्टीमेटली इन लोग ने क्या बोला है, देर इज नो प्रॉविंस, बराबर, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, अगर इफ देर इज एनीथिंग इलीगल इन अ कंसिडरेशन विच मस्ट बी टेकन एज अ, समझ में आया? मतलब देखो पूरा कंसिडरेशन, सपोज मैं क्या करता हूँ, आदित्य को बोलता हूँ, आदित्य मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, तू एक काम कर, मेरे पूरा घर का जो है ना रिपेयरिंग वगैरह कर दे। बोला नहीं 5 लाख में तो होगा ही नहीं, तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है ऊपर का जो रहेगा वो मुझे ड्रग सप्लाई कर दूंगा। मतलब एज सच पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं है, बट उसका एक पार्ट तो है ना, ठीक है, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? सो ऑल टुगेदर देखने जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइड होता है। अंडरस्टूड गाइस? चलो आगे का लिखो, कहाँ तक लिखा था तुम लोगों ने? ये लिखा ना ट्रैफिकिंग। फिफ्थ का सिर्फ हेड पॉइंट्स लिख दो तो भी चल जाएगा। अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, इंटरफियरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। लिखा तुम लोगों ने? तीनों हेड पॉइंट लिखा? आगे 7 तक हो गया। फिर 8th पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। नाइन्थ पॉइंट में लिखो, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। इसके अंदर मैं डिक्टेट करता हूं, वो लिखना। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, if any part of a single consideration for one or more objects नेक्स्ट लाइन पे लिखो, और एनी वन or anyone or any part of any one of several consideration for a single object is unlawful the agreement is void. इन शॉर्ट बताओ, या तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन या तो उसका कोई पार्ट, कुछ भी अगर अनलॉफुल होता है ना तो अग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड होता है। समझ में आया क्या तुम लोग को? पक्का? अब एक काम करो, पूरा अभी तक जितना भी अपन ने किया ना उसको एक बार गो थ्रू करो। मैं तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पूरा एक बार अच्छे से गो थ्रू करो।
समझा कि नहीं समझा ये वाला? सबसे पहले क्या बोला था कि अगर लॉ में लिखा है एक्सप्रेसली, बराबर, तो वो इलीगल होता है। फिर अगर वो प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट करता है तो होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? क्या फ्रॉडुलेंट है। चौथा, अगर किसी को वो इंजरी करता है। पांचवा क्या बोला है? हाँ, मेंटेनेंस चैप्टर तो बाद में आ रहा है। इमोरल है। एंड छठा क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में 9 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला क्या है तुम्हारा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या? ट्रेड, हाँ, ट्रेडिंग विद एनिमी। फिर तुम्हारा है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। उसके अंदर मैंने बताया तुम लोग को कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, ठीक है। फिर मेंटेनेंस एंड टेम्परेरी कंसर्न। चौथा पॉइंट क्या है तुम्हारा? ट्रैफिकिंग, बराबर, मतलब इन शॉर्ट रिश्वत देकर कोई एक पब्लिक ऑफिस या टाइटल दे। पांचवा मोनोपोली क्रिएट करने वाला एग्रीमेंट। फिर छठा मैरिज ब्रोकरेज। फिर इंटरफेरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। सातवां एंड कंसिडरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, 9 के 9 पॉइंट समझ में आए। अभी वापस रिकॉर्डिंग में कॉल बैक करना पड़ेगा। चलो, सो हमारा जो तीसरा पार्ट था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तो उसका अगर एक पूरा एक ऐसे चार्ट जैसा मैं बनाकर दिखा होगा तुम लोग को, नहीं इधर बनाया हुआ एक्चुअली, यस, सी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये अपन ने पढ़ा। सबसे पहले अगर फोरबिडन बाय लॉ है, बराबर, तो ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा हो जाएगा? अनलॉफुल। जहां पर वो प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट करता है तो भी अनलॉफुल होता है। जहां पर कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट है, जहां पर इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन, वेयर कंसिडरेशन इज इमोरल एंड इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये टोटल जो 6 पॉइंट्स है, ये तो क्या है तुम्हारे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के हैं, ठीक है। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में तुम्हारे पास 9 पॉइंट्स है। सबसे पहला क्या बोला है? अग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी, ठीक है। फिर क्या बोला है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। इसके अंदर अपन ने देखा कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अच्छा, कंपाउंडेबल ऑफेंस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि कंपाउंडेबल मतलब छोटा क्राइम है, नॉन कंपाउंडेबल मतलब बड़ा क्राइम है। तो अगर उसमें अगर कुछ भी हुआ तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, अच्छे से समझा तुम लोग को? मेंटेनेंस मतलब जिसका कुछ लेना देना ही नहीं, उसको तू पैसा देके बोला इसके ऊपर केस कर। और चैम्पर्टी मतलब क्या? वो असिस्ट करता है, मतलब जैसे आदित्य ने मुझे बोला आप मेरे साथ मुझे हेल्प करो और हम हर्ष को बर्बाद करेंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा मैं आपको दूंगा, ठीक है। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल, मतलब मुझे ना गवर्नमेंट में एक पोस्ट चाहिए थी, उसके लिए मैंने रिश्वत दी और वो मैंने पोस्ट ले लिया। फिर अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, कोई भी मोनोपोली क्रिएट करने का अग्रीमेंट होता है वो भी कैसा होता है? वॉइड। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, मतलब क्या? मैं बोलता हूँ कि इसको आप मेरी बीवी बना दो, बराबर, अगर ये मेरी बीवी बन जाएगी तो मैं आपको पैसा दूंगा। इंटरफियरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर तुमने वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवाह आ रहा था, उसको तुमने बोल दिया कि तू मत आ, कोर्ट में मत आ, तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूँ, क्योंकि मैं तो बच जाऊंगा ना, ठीक है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में किसका एग्जांपल लिया था अपन ने? याद करो। हाँ, रिश्वत देना, ठीक है, एक तरह से वो भी उधर भी क्या था? एक रिश्वत देना ही था। मतलब क्या?
जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने मुझे बोला, नहीं ध्रुव ने मुझे बोला था सर आप मुझे आईसीआई के सारे पेपर्स दे दो, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, ठीक है। फिर कंसिडरेशन जहां पर अनलॉफुल है इन पार्ट, मतलब एक पार्ट भी, सी या तो क्या होता है एनी पार्ट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स में से अगर कोई अनलॉफुल हुआ, या तो फिर एक ही ऑब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे कंसिडरेशन थे जिसमें से एक कंसिडरेशन अनलॉफुल है। सो अनलॉफुल इन पार्ट भी अगर है कंसिडरेशन, ठीक है, पूरा कंसिडरेशन नहीं, एक पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद क्लियरली नेक्स्ट जो पढ़ रहे वो तो है वॉइड अग्रीमेंट। मुझे एक बात बताओ, सिंपल है, अगर इनकम्पिटेंट पार्टीज मतलब क्या, या तो किसी माइनर के साथ, या तो अनसाउंड माइंड के साथ, या कन्विक्टेड बाय कोर्ट के साथ, अगर तुमने कोई भी अग्रीमेंट किया वो तो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। फिर विदाउट कंसिडरेशन करोगे तो भी कैसा होता है तुम्हारा, वॉइड अग्रीमेंट होता है। विथ अनसर्टेन मीनिंग, मतलब क्या, मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सर्टेन। फिर क्या है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को रोकना शादी करने से। अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब पता है दोनों को कि इसमें गलती है, फिर भी वो लोग क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बट म्यूचुअल है, दोनों को पता है गलती है। फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है तो भी वॉइड अग्रीमेंट है। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इन पार्ट है, मतलब पूरा नहीं बट थोड़ा सा पार्ट है, वो भी कैसा है, वॉइड है। फिर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को ट्रेड करने से रोकना, ठीक है, वो पार्टनरशिप में माना जाता था बट नॉर्मली कैसा था, मैंने बोला था ना, तभी मैं तुम लोग को बताऊंगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि वहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रोक सकता है, बट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड। फिर इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी को रोकना कि भाई तू मेरे अगेंस्ट केस मत कर, मैं तुझे पैसा देता हूँ, वैसे भी अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, बराबर, कि जमीन में खोद के तू मुझे सोना निकाल के दे, ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट को भी वॉइड माना जाता है। और ये एक वेजरिंग अग्रीमेंट, ये तुम्हारे लिए एकदम नया है, वेजरिंग अग्रीमेंट, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। वेजर मतलब एक तरह से बेट होता है, गैम्बलिंग वगैरह सब उसमें आता है, ठीक है। चलो अभी इसको पढ़ते हैं, हेडिंग दे दो नोटबुक में, वॉइड अग्रीमेंट्स, हेडिंग दे दो वॉइड अग्रीमेंट्स, बाजू में लिखना एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स। उसमें सबसे पहले लिखो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मतलब क्या, शादी करने से रोकना, शादी करने से रोकना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, हर्ष को ना जबरदस्ती उसके मम्मी पापा किसी भी एक लड़की से शादी करवा रहे थे, तो हर्ष ने क्या किया पता है, उस लड़की को बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, मेरे से शादी मत कर, ठीक है। तो कहना इससे, अब वो लड़की माइनर तो नहीं थी, बराबर। अच्छा, माइनर को, इसमें भी ना एक कैच है, सुनो, अगर माइनर के साथ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया ना तो वो चलता है, बट मेजर को कैसे तुम रोक सकते हो, मतलब वो तो गलत चीज की, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है पहले पुराने जमाने में ना छोटी छोटी लड़कियों की शादी करवा देते थे बड़े बड़े उम्र के लड़कों के साथ, क्यों, क्योंकि उनको शायद कुछ पैसा देते रह गए या ऐसा कुछ था। अब ऐसे टाइम पे अगर तुम किसी माइनर की शादी होने से रुकवाते हो तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज चलता है, वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज चलता है। बट अगर मेजर है, लड़की 18 साल की है, उसके बाद वो उसकी शादी हो रही है और फिर तुम रुकवा रहे हो तो वो नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या, पक्का? सो उसमें लिखो एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड।
सेकंड क्या बोल रहा है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये मुझे एक बात बताओ, तुम किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो, किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो, किसी को प्रोफेशन का काम करने से रोक रहे हो, क्या ऐसे ऐसे अग्रीमेंट्स क्या सच्ची में लॉफुल होते हैं? नहीं। तुम किसी को क्यों रोक रहे हो, क्यों भाई तू इधर बिजनेस क्यों ना करे? बट यही सेम चीज अपन ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था कि अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जब फर्म छोड़ के जा रहा है तो दूसरे पार्टनर उसके ऊपर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट करके चला जाए, बराबर के नहीं? तो देखो, जब जब गुडविल बेचते हैं, जब जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, ये दो केसेस में उसका एक्सेप्शन है कि वहां पर तुम एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर सकते हो। हेडिंग दिया तुम लोग ने, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, डैश करके लिखो, एन अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड, लिखो, an agreement by which any person is restrained from exercising, an agreement by which any person is restrained an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind, profession, trade or business of any kind, is to that extent void Is this clear? Okay. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एक्सेप्शन टू रूल, डैश करके लिखना, सेल ऑफ गुडविल एंड इंडियन पार्टनरशिप एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ब्रैकेट में लिखना वैलिड। क्या बोला मैंने? एक्सेप्शन टू द रूल, डैश करके लिखा, सेल ऑफ गुडविल एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वैलिड। ए मतलब अगर गुडविल बेचा है या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से है तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड। समझ में आया? ये दो इसके एक्सेप्शन है, ये इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट लिखो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब किसी को या तो लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना या तो उसको लंबाना, मतलब खींचते जाना अननेसेसरी, ठीक है? मतलब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होने देना, केस स्टार्ट नहीं होने देना, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लिखो इसको, हेडिंग लिखो, when one party is restricted from enforcing his rights, under a contract through a court or which abridges इधर है वर्ड abridges the usual period of starting legal proceedings, the usual period for starting legal proceedings is void,
इसका एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन लिखो आर्बिट्रेशन, एक्सेप्शन में पॉइंट नंबर 1 लिखना आर्बिट्रेशन, ब्रैकेट में लिखो सेटलमेंट आउट, म्यूचुअल सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन ब्रैकेट में लिखना म्यूचुअल सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में भी आर्बिट्रेशन ही बोला है। देखो आर्बिट्रेशन मतलब क्या, या तो डिस्प्यूट ही पूरा आर्बिट्रेशन में डाल देने का। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग को कोर्ट कचहरे में नहीं जाना है, बराबर, क्योंकि उधर क्या होता है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चलता ही रहता है, लॉयर्स का जेब भरता रहता है। उससे अच्छा क्या करते हैं कि म्यूचुअली डिसाइड करके डिस्प्यूट को सेटल कर देंगे। कई बार कैसा होता है अमाउंट का जो रिकवरी होता है, देखो अमाउंट अवॉर्डेड, ठीक है, मतलब क्या, जैसे नुकसान हुआ, जैसे मैंने इसकी BMW को ठोक दिया, अब ये मेरे पे केस करेगा, मैं उसके ऊपर केस करूंगा, उससे अच्छा बेटर है ये बोलता है कि ठीक है 50% मेरी गलती 50% आपकी गलती, ऐसे उसने बोल दिया। तो 5 लाख का जो खर्चा है उसमें से 2.5 लाख आप मुझे दे दो, बाकी का 2.5 लाख मैं खुद भर लूंगा, उसको भी क्या बोलते हैं अमाउंट अवॉर्डेड इन आर्बिट्रेशन। मतलब वरना क्या होता है 5 लाख के नुकसान के सामने वो 50 लाख लॉयर को देने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका एक ही एक्सेप्शन है कि सी क्या बोला है रिस्ट्रेंटमेंट, अपन क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं, रिस्ट्रेंटमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब क्या, किसी को कोर्ट जाने से रोकना या तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चालू होने से रोकना, ठीक है, ऐसे अग्रीमेंट कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है, जब हमको कोर्ट ही नहीं जाना है तो हमको क्या करना है, आर्बिट्रेशन करना है, समझ में आया। आर्बिट्रेशन में या तो डिस्प्यूट सेटल होती है या तो अमाउंट का जो है वो सारा सेटलमेंट होता है, समझ में आया क्या पब्लिक, पक्का। चौथा लिखो अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, मतलब कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसका जो अग्रीमेंट का मतलब है वही अनसर्टन है, तो कहने से वैसे अग्रीमेंट कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं, ठीक है। जैसे देखो इधर एग्जांपल में क्या बोला है, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, अरे भाई कितना टन ऑफ ऑयल बता तो सही, 100 टन ऑफ ऑयल, 100 200 300 एग्जैक्ट क्वांटिटी बोलना चाहिए ना, यस और नो, कितना और कौन से काइंड ऑफ ऑयल, ऑयल में भी तो कितने सारे प्रकार है। चलो 100 टन अपन समझ गए कि चलो 100 टन, बट कौन सा तेल, सिंग तेल, राई का तेल, वो तो बताना चाहिए ना, यस और नो। सो यहाँ पर क्या है, अग्रीमेंट वॉइड बन जाता है क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो कैसा है, अनसर्टन है। इज दिस क्लियर, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। पांचवा लिखो वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग के ब्रैकेट में लिखोगे गैम्बलिंग बेटिंग, वेजरिंग अग्रीमेंट के ब्रैकेट में लिखोगे गैम्बलिंग बेटिंग, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में तुम लोग ने ये लिखा, नेक्स्ट लाइन पे लिखो involves paying a sum of money, involves paying a sum of money upon the determination of an uncertain event, uncertain event को कैपिटल लेटर्स में लिखना, जैसे मैं इसको बोलता हूँ सोहम को, सोहम अगर आज बारिश हुई तो मैं तुझे 50,000 दूंगा, और अगर नहीं हुई तो तू मुझे 50,000 देगा। ये कैसा हुआ, बराबर। जैसे तुम लोगों को पता है ना लोग हॉर्सेस पे बेटिंग करते हैं, ये सारे क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट है। ये क्या हुए, घोड़े पे रेस हॉर्सेस में, मतलब रेस कोर्स में, रेस कोर्स बोलते हैं ना इधर,
महालक्ष्मी में ना रेस घोड़े के पूरा रेसिंग होता है, वहां पर वो लोग बैटिंग लगाते हैं, इस घोड़े पे इतना लगाएंगे, फिर जो नंबर वन आएगा, सपोज जितने लोगों ने उस घोड़े पे बैट लगाया, ठीक है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। समझ में आया क्या? सो ये क्या होते हैं? वेजरिंग अग्रीमेंट। इज दिस क्लियर? ये हमेशा से वॉइड होते हैं, बट इसके कुछ एसेंशियल कंडीशन, ये तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, ए अग्रीज टू पे 50,000 टू बी इफ इट रेन्स एंड बी प्रोमिस टू पे अ लाइक अमाउंट टू ए इफ इट डज नॉट रेन्स। तो भाई अग्रीमेंट क्या है? वेजरिंग है, क्योंकि कोई अनसर्टन इवेंट ना, अरे बारिश होगी या नहीं होगी क्या अपने कंट्रोल में है? नहीं है। इज दिस क्लियर? बट अगर द मोमेंट दे हैव अ कंट्रोल ओवर द इवेंट, अब घोड़े पे कैसे कंट्रोल करोगे? वो भी एक अनसर्टेन इवेंट है, मैच है ना, रेस है, उसमें कोई भी पहला नंबर आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? बट अगर वो लोग उसको कंट्रोल कर पाए तो वो अग्रीमेंट वेजर अग्रीमेंट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए इसके कुछ एसेंशियल्स ये तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर? पहले समझो, सबसे पहले क्या बोला है कि कुछ तो प्रॉमिस होना चाहिए, या तो पे करने का, या तो पैसा देने का रहेगा, मनी इज वर्थ, ठीक है। फिर क्या बोला है? प्रॉमिस कंडीशनल होना चाहिए ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। जैसे मैंने क्या बोला सोम को, अगर बारिश होगी तो मैं तुझे 50,000 दूंगा, और अगर नहीं हुई तो तू मुझे 50,000 देगा। सो पहली बात तो प्रॉमिस है कुछ पैसा देने का, प्रॉमिस किसी कंडीशन पे बेस्ड है। फिर क्या बोला है? अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट होना चाहिए। अरे बारिश क्या अपने हाथ में है क्या? नहीं ना। फिर दो पार्टी होने चाहिए जिसमें से एक हारेगा और एक जीतेगा, एंड एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए बैटिंग करने का। इज दिस क्लियर? एंड साथ ही साथ कोई दूसरा अलग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर द स्टे। इज दिस क्लियर? व्हाट आर द 6 कंडीशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर? सबसे पहले क्या करना है? देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। साथ ही साथ वो प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? कंडीशनल होना चाहिए ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। इवेंट कैसा होना चाहिए? अनसर्टन होना चाहिए। दो पार्टीज होनी चाहिए जिसमें से एक जीतेगा तो एक हारेगा। एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। एंड लास्ट क्या बोला है? दे शुड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। ये एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर है, इसको अच्छे से रट्टा मारना है और ये एग्जाम में पूछे जाती है। चलो लिखो, एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर।
लिखा, डन गाइस। अब देखो, जैसे अपन ने ये वेजर देखा, वेजर मतलब क्या होता है, गैम्बलिंग बेटिंग होता है। तो उसके जैसे सिमिलर कौन से होते हैं, लॉटरी ट्रांजैक्शन। लॉटरी क्या होता है, कहने से लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस। लॉटरी में कोई स्किल या नॉलेज की जरूरत है क्या, नहीं। तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो तुमको लॉटरी लग जाएगी। सो लॉटरी क्या है, इट इज अ गेम ऑफ चांस एंड नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज। इज दिस क्लियर? Where the prime motive of participant in is gambling, the transaction amounts to a wager. Is this clear? Understood? और इंडिया में लॉटरी इलीगल है। नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड एंड पजल कंपटीशन। क्रॉसवर्ड एंड पजल में तो दिमाग लगता है, बराबर। सो इन विच प्राइज डिपेंड अपॉन द करस्पॉन्डेंस of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper, and it is also lottery and therefore a wagering transaction. इधर एक बढ़िया सा केस लॉ है, सुनो। स्टेट ऑफ बॉम्बे, तुमको पता है न्यूज़पेपर में लोग ये खेलते हैं ना, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह, ठीक है, उसमें दिमाग भी तो यूज करना होता है, बराबर। सो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस चमर बंगवाला, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, अ क्रॉसवर्ड पजल वॉज गिवन इन अ मैगजीन। एक मैगजीन में क्रॉसवर्ड पजल दिया था। अबव मेंशन क्लॉज वॉज स्टेटेड इन द मैगजीन, और उसके सारे क्लॉजेस भी बताए गए थे। अब ए ने क्या किया, ही सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल एंड हिज सोल्यूशन करस्पॉन्डेड विद द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन। मतलब क्या, वो मैच हो गया, मतलब सही पजल उसने सॉल्व किया। हेल्थ दिस वॉज अ गेम ऑफ चांस एंड देयरफॉर अ लॉटरी। ये भी क्या हो गया, एक तरह से वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया। सो क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कॉम्पिटिशन, एथलेटिक कॉम्पिटिशन, जहां पर प्राइज आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। पजल सॉल्व करने को स्किल लगता है ना, इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है। Hence such competitions are valid. Are you getting my point? So according to the Prize Competition Act, prize competitions in game of skill are not wagers provided the prize money does not exceed 1000. मतलब क्या, ये जो इसने पजल सॉल्व करके दिया, ठीक है, तो ये वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इस केस लॉ में बोला गया था, क्योंकि यहाँ पर अपन ने किसको रिफर किया है, द प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1935। बट क्या बोला है कि उसका जो भी इनाम रहेगा वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? तो 1000 रुपये तक अगर है तो वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्यूलेटिव? जो शेयर मार्केट वगैरह करते हैं, ठीक है, जैसे एन अग्रीमेंट और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, जहाँ पर पार्टी का इंटेंशन क्या होता है, टू सेटल। तुमको पता है, एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या, सुबह खरीदो तो दोपहर को बेचना पड़ता है, या सुबह बेच दो तो दोपहर को खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ सर्टन गुड्स और शेयर्स ऑन अ स्पेसिफिक डे इज गैम्बलिंग एंड हेंस वॉइड, ठीक है। बट वो करते हैं लोग, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? कौन सा, सिर्फ इंट्राडे। हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है वो गैम्बलिंग नहीं है। मतलब क्या, देखो उसमें क्या होता है, सपोज सुबह, आज सुबह ना मैंने क्या किया था, एक शेयर बेचा 1015 में, ठीक है। अब मुझे पता था दोपहर तक उसका भाव बढ़ जाएगा, तो अभी दोपहर को वो बढ़ गया 1030, तो 15 रुपये का मेरे को क्या मिलेगा, नेट 15 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। आर यू गेटिंग इट? सुबह मैंने इसको, नहीं मैंने उल्टा बोला ना, सुबह मैंने इसको खरीदा 1015 में मैंने खरीदा, और दोपहर को मैंने इसको बेच दिया, तो मेरे को 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वरना तो नुकसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो 15 रुपये का नेट प्रॉफिट मुझे मिला, अब सपोज मैंने 1000 शेयर्स खरीदे, तो इंटू 15 करो तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, 15000। इज दिस क्लियर? सो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिस इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट एंड इट इज वॉइड। समझ में आया क्या? बट हम टैक्स भरते तो इट इज नथिंग लाइक दैट, ओके। एंड लास्ट, वो जो हॉर्स रेस वाला मैंने तुम लोग को बोला था ना, हॉर्स रेस, तो यहाँ पर क्या होता है, अ हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन वेयर प्राइस पेएबल टू द बेट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेजर। समझ में आया क्या? ठीक है। अभी वहां पर तो लाखों करोड़ों का होता है, तो प्रॉपर वेजरिंग अग्रीमेंट है, ठीक है, गैम्बलिंग वगैरह। हाँ हाँ, वो तो यहाँ पर इन लोग ने ऐसे बोला है ना, कानून में ये तो लॉ है, मैं तो रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? उसमें वो लोग 30% टैक्स ले लेते हैं, इसलिए वो वेजरिंग नहीं है। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? सो अ हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन वेयर प्राइस पेएबल टू द बेट विनर इज लेस देन 500 इज अ वेजर। ये तुम लोग को यहाँ पर बोला है लॉ में, ठीक है।
इन जनरल क्या होता है, ये जो भी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है ना, उसके ऊपर इनकम टैक्स 30% फ्लैट टैक्स ले लेता है। मतलब तू अगर 1 लाख रुपए कमाया तो तुझे 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तेरे को लॉटरी लगे कुछ भी हो, तुझे कंपलसरी गवर्नमेंट को 30% देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? यहाँ पर क्या बोला है, 500 से अगर कम है तो वेजर है, ठीक है, 500 से ज्यादा रहेगा तो वेजरिंग नहीं है। और यहाँ पर ऊपर क्या बोला इन लोगों ने कि क्रॉसवर्ड वगैरह सब में अगर 1000 रुपये को एक्सीड किया, ठीक है, तो वो वेजरिंग बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग? उल्टा है दोनों, समझ में आया ना? पक्का? चलो इसको लिखना स्टार्ट करो, जितना मैंने हाईलाइट किया उतना लिखो, और ये केस लॉ भी लिखना पूरा। हेडिंग लिखो, ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर दैट इज गैम्बलिंग।
हो गया यहाँ तक? Let's take a break and then we'll continue.